गाइस, मैं यश अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, दो दिव्यता का अंत, पार्ट 2। अगर हमने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी अर्थ है आघात पहुंचा के उपचार करना, यानी पहले किसी को कोई तकलीफ देना और बाद में उसका उपचार करना, वो ठीक करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया। क्या हुआ? सोवियत संघ का अंत हो गया तो साम्यवाद के जो देश थे उनका भी पतन हो गया, वो नव स्वतंत्र देश बन गए, यानी नए देश बन गए। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? उन्हें कोई ना कोई व्यवस्था तो अपनानी थी। पहले साम्यवाद अपनाई हुई थी, पर साम्यवाद पे प्रश्न चिन्ह लग गया, वो चलेगी नहीं चलेगी, इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया। तो अब कोई नई व्यवस्था ही अपनानी पड़ेगी। बट नई व्यवस्था पहले हमारे पास दो ही व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवाद। अब साम्यवाद का तो अंत हो गया एक तरीके से, तो पूंजीवादी व्यवस्था बचती है। तो क्या हुआ? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक मॉडल बनाया गया। ठीक है। उसके तहत क्या था? जो पहले साम्यवाद देश थे वो पूंजीवादी देश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऐसे ही सोवियत संघ के देशों ने किया, जो नव स्वतंत्र देश हैं उन्होंने ऐसा ही किया और साम्यवाद से पूंजीवादी देशों में संक्रमण कर लिया, यानी कन्वर्ट हो गए। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, इसे ही कहा जाता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का सीधा सीधा मतलब है साम्यवादी देशों का पूंजीवादी देशों में कन्वर्ट होना। और एक इन्होंने कराया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल था ये, जिसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे शॉक थेरेपी की विशेषता। शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी? मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। पहले राज्य का स्वामित्व होता था इस पे, अब इसमें निजी स्वामित्व, यानी अपना अपना स्वामित्व। राज्य की संपदा का निजीकरण। राज्य की संपदा, राज्य की जो पैसे थे, संपत्ति थी, उसका निजीकरण हो गया, निजी हाथों में बांट दी गई। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म। पहले क्या था? सामूहिक खेती होती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब अपनी अपनी अलग से खेती की जाएगी। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुक्त व्यापार व्यवस्था यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। पहले ऐसा नहीं होता था, साम्यवाद देशों में ऐसा नहीं होता था, बट अब ये पूंजीवादी देश है तो पूंजीवादी देशों में ऐसा होता है, तो इनमें भी वैसा होगा। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। ठीक है। अब मुद्रा यानी जो पैसे होते हैं, जो संपत्ति होती है, हम किसी देश के साथ व्यापार करेंगे तो वहाँ की संपत्ति भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अपनी करेंसी में पैसे नहीं देंगे, हम उनका डॉलर्स है जो भी है उसमें पैसे देंगे। तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ताकि उन्हें पैसे दिए जा सके, व्यापार किया जा सके। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव कैसे? देखिए, हम दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं, संपत्ति एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इससे आर्थिक जुड़ाव बढ़ रहा है ना कहीं हमारा। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूंजीवादी के अलग कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। हम लोग बस शॉक थेरेपी पढ़ी, शॉक थेरेपी की विशेषता पढ़ी। अब कोई चीज़ अपनाई जाती है तो उसके कोई ना कोई परिणाम तो होते हैं। चलिए हम इसके शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है वो देखते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम। पूर्णतः असफल। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। देखिए, पूर्णतः असफल यानी पूरी तरह से असफल हो गई, क्योंकि हमने साम्यवाद देशों को एकदम से पूंजीवादी देशों में कन्वर्ट करने की कोशिश की। इनके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते, अगर स्टेप बाय स्टेप करते तो पूंजीवादी व्यवस्था में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। बट इसमें क्या हुआ? एकदम से चेंज करने की कोशिश की, इसलिए असफल हो गया। और रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, यानी जो रूस था पूरा एकदम से हिल सा गया, औद्योगिक ढांचा उसका चरमरा गया, यानी एकदम से हिल सा गया, क्योंकि हमने एकदम से चेंज करने की कोशिश की है ना, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ चेंज नहीं की जा सकती, अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। रूस की जो करेंसी थी उसमें गिरावट आ गई। अब एकदम से गिरावट आ जाएगी तो उन्हें तो परेशानी होगी, इसलिए ये असफल रहा, इसलिए भी ये सफल रहा। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट। समाज कल्याण की पहले जो पुरानी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई।
90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ठीक है, 90% जो उद्योग थे, फैक्ट्रीज, उन्हें निजी हाथों में दिया गया या कंपनियों को कम दामों में बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जा सकता है। क्या हुआ, एकदम से ये असफल रही थी, हमने ऊपर देखा असफल रही थी, तो जो लोगों को पैसों की जरूरत थी उन्होंने कम दामों में कंपनियों को बेच दिया। ये औने पौने दामों में बेच दिया, इसका मतलब ये कम दामों में बेच दिया गया। इससे लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ। पहले तो रूबल में गिरावट आ गई, फिर कंपनियों को बेचना भी पड़ गया और नुकसान पे नुकसान होता गया, इसलिए ये शॉक थेरेपी असफल रही। आर्थिक विषमता बढ़ी। देखिए, इससे आर्थिक विषमता बढ़ी क्यों, क्योंकि रूबल में गिरावट आ गई। अब जो पूंजीवादी देश हैं उनमें असमानता हो गई ना, इसलिए आर्थिक विषमता बढ़ गई। अमीर और अमीर होता गया और जो गरीब थे उन्हें पैसों की मार के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपने उद्योग बेच दिए, फैक्ट्रीज बेच दी, उन्हें और नुकसान हुआ। तो इससे एक तीखा विभाजन हो गया अमीर और गरीबों के अंदर। अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब और गरीब होते चले गए। खाद्यान्न संकट हो गया। अब पैसों की प्रॉब्लम हो गई, खाद्यान्न संकट भी हो गया, यानी खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। माफिया वर्ग का उद्योग हुआ। इन सब चीजों के कारण, जैसे खाद्यान्न की कमी हो गई, आर्थिक विषमता बढ़ गई, गराज सेल का होना, इन सब के कारण माफिया वर्ग का उद्योग हुआ। माफिया वर्ग का उद्योग है इन सब के कारण। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्ति है, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। क्या हुआ, कमजोर संसद हो गया, राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां मिल गई, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हुआ। सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध। सोवियत संघ के साथ भारत के कैसे संबंध थे, चलिए हम देखते हैं। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। पूर्व यानी जो पहले समाजवादी देश थे, जो सोवियत संघ के अंदर थे, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। दोनों देश सह आसित सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को वार्ता द्वारा हल तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जो दोनों देश सह यानी सबकी अपनी प्रेजेंस हो, सामूहिक सुरक्षा सबकी सुरक्षा हो, क्षेत्रीय संप्रभुता हो, स्वतंत्र विदेश नीति सबकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता यानी बातचीत द्वारा हल किया जा सके, और लोकतंत्र में दोनों ही विश्वास रखते हैं। सोवियत संघ के साथ भारत ने 20 वर्षीय संधि की थी। सोवियत संघ के साथ भारत ने 20 वर्षीय यानी 20 साल की संधि की थी। जब विश्व में भारत की कोई मदद नहीं कर रहा था तो सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी। जब विश्व में कोई भारत की मदद नहीं कर रहा था, कोई भी भारत की हेल्प नहीं कर रहा था, तो सोवियत संघ ने हमारी हेल्प की थी। और एक अच्छे दोस्त की यही पहचान होती है, जरूरत के समय साथ निभाना। रूस के साथ भारत के संबंध। रूस के साथ भारत के कैसे संबंध है, रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध है। ठीक है, रूस जो है सोवियत संघ में ऐड था, पहले हमने ऊपर पढ़ा, सोवियत संघ में ऐड था और सोवियत संघ में सबसे ज्यादा इसी की चलती थी। तो रूस और भारत के अच्छे संबंध पहले भी थे और आज भी अच्छे संबंध है। दोनों का सपना बहुराष्ट्रीय विश्व का। ठीक है, दोनों का सपना बहुराष्ट्रीय विश्व, यानी जहाँ देखिए अभी क्या है, अमेरिका का वर्चस्व है, बट जहाँ पे किसी का वर्चस्व नहीं है, सब इक्वल है, ऐसा दोनों का सपना है। 2001 में भारत और रूस ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों ने, भारत और रूस ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी द्विपक्षीय समझौता 2001 में किया। भारत रूसी हथियारों का खरीदार। भारत जो है ना रूसी हथियारों का खरीदार है, यानी रूस के जो हथियार है ना भारत खरीदता है। रूस से तेल का आयात भी किया जाता है भारत में। चैप्टर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।